श्री बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कृपया हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हम बालाजी इंस्टीट्यूट हरचंदपुर से हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम जो है क्रोमोसोम, गुणसूत्र, डीएनए और आपका ये केंद्रक वगैरह बताए थे। अब दोस्तों, आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्लीज आप लोग जितना डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको जो है टॉपिक वाइज आप क्लियर करते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लेके बढ़िया से नोट्स बनाते रहिए। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। केंद्रक। केंद्रक दोस्तों, केंद्रक जो होता है इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। अर्थात केंद्रक ही एक ऐसा कोशिकांग है जो पूरी कोशिका को अपने कंट्रोल में रखता है। जैसे सेंट्रोसोम है, ये कोशिका विभाजन करता है, लेकिन ये स्वयं से कोशिका विभाजन नहीं करता है। ये केंद्रक के कहने पर, केंद्रक के आदेश देने पर ये कोशिका विभाजन करता है। दोस्तों, जैसे आपका ये लाइसोसोम है, ये जल अपघटक एंजाइम छोड़कर जो भी कोशिकांग खराब हो गया रहता है उसको नष्ट कर देता है, गला देता है, लेकिन ये स्वयं से ऐसा नहीं करता है। ये न्यूक्लियस के कहने पर अर्थात केंद्रक के कहने पर करता है। तो इसी वजह से जो केंद्रक होता है यानी जो न्यूक्लियस होता है, इसे कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। केंद्रक के आदेश पर ही सारे कोशिकांग वर्क करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि केंद्रक की खोज किसने की। तो दोस्तों, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की केंद्रक की खोज? रॉबर्ट ब्राउन। फैक्ट नंबर फर्स्ट है केंद्रक की खोज। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। दोस्तों, केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की। दोस्तों, केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे केंद्रिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रिका द्रव। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है, जो द्रव भरा होता है उसे केंद्रिका द्रव कहते हैं। केंद्रिका द्रव कहते हैं। दोस्तों, केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे केंद्रिका द्रव कहते हैं। और दोस्तों, केंद्रक के बाहर एक जो इन्वेलप लगा होता है, एक आवरण चढ़ा होता है, उसे केंद्रिका आवरण कहा जाता है। फैक्ट नंबर थर्ड है दोस्तों, केंद्रक के बाहर जो आवरण चढ़ा हुआ होता है उसे केंद्रिका आवरण कहते हैं। दोस्तों, केंद्रक के बाहर जो आवरण चढ़ा हुआ होता है उसे केंद्रिका आवरण कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, फैक्ट नंबर नेक्स्ट है, फैक्ट नंबर अगला जो है वो आपका है केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट दोस्तों है केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र
पाए जाते हैं। दोस्तों केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र के अंदर दोस्तों क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है और दोस्तों जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। दोस्तों न्यूक्लियोटाइड जो होता है यानी जीन जो होता है, उसी के अंदर सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, पूरी आनुवांशिक सूचना होती है कि आगे आने वाली पीढ़ी में कितने अंग होंगे। जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है, मनुष्य की कोई भी कोशिका है, तो मनुष्य की कोशिका के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर आपका क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए होगा, डीएनए के अंदर दोस्तों आपका जीन होगा और जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड होगा। तो दोस्तों जो न्यूक्लियोटाइड होंगे उन्हीं में सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आगे आने वाली पीढ़ी में कितने आंख होंगे, कितने नाक होंगे, कितने कान होंगे, कड़ पल्लव या पिन्ना ये जो होता है ये होगा कि नहीं होगा, बाल होगा कि नहीं होगा, उंगली कैठो होगी। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी जीन में परिवर्तन की वजह से क्या होता है, अगली आने वाली पीढ़ी में शरीर के बनावट में बहुत ज़्यादा पृथक्करण देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिल जाती है। जैसे आप लोग दोस्तों देखे होंगे कि कई कई ठो बैल लेकर आता है, उसमें 5 पैर होता है, एक पैर पीठ से निकल आता है और उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर पूरा लादी ओदी लाद के और घूम घूम के मांगेंगे इधर उधर, कहेंगे नंदी जी जन्म ले लिए हैं हमारे। नंदी जी नहीं जन्म ले लिए हैं, उसमें गुणसूत्र में गड़बड़ी हो गई है, इसी वजह से उसको 5 ठो पैर निकल आया है और उसी का फायदा उठा रहे हैं और अंधविश्वास में लोग उनको दान दे रहे हैं। तो दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है और दोस्तों गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। दोस्तों बोर्ड जो है काफी भर गया है, प्लीज आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 1 मिनट के लिए कैमरा के सामने से साइड हो रहे हैं, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इस डेटा को मिटाने जा रहे हैं। आइए दोस्तों समझते हैं केंद्रक किस प्रकार का होता है और किस प्रकार के गुणसूत्र उसके अंदर पाए जाते हैं। केंद्रक का आकार दोस्तों गोल होता है और इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, अभी जो बताए हैं आप लोगों को, जिसे केंद्रिका द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, केंद्रिका द्रव कहा जाता है। और इसी केंद्रिका द्रव में रिंच के आकार के क्रोमोसोम जो होते हैं दोस्तों टहलते रहते हैं। रिंच के आकार के क्रोमोसोम टहलते रहते हैं। जैसे पिलास देखे होंगे आप लोग, प्लास, जिस प्रकार का प्लास होता है बोल्ट वोल्ट खोलने वाला प्लास, ठीक उसी प्रकार के क्रोमोसोम जो है केंद्रक के अंदर टहलते रहते हैं। दोस्तों केंद्रक की खोज अभी हम बताए हैं कि रॉबर्ट ब्राउन किए थे। फिर इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन क्या था कि केंद्रक की खोज करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिए। फिर इसके बाद आ गए वाल्डेयर ने और थोड़ा जूम करके जब देखा तो कहा कि पिलास के आकार का क्या टहल रहा है इसमें, जरा सा इसको भी निकाल कर देखते हैं। और उसको निकालने के बाद उसको खींच दिया और जब पकड़ के उसको खींचा तो स्प्रिंग की तरह बढ़ने लगा। ठीक इस प्रकार से दोस्तों ठीक इस प्रकार से दोस्तों बढ़ने लगा।
तो दोस्तों अगर पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम की खोज किसने की, तो दोस्तों क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम की खोज की। और क्रोमोसोम के अंदर दोस्तों ये जो खींचा गया ये क्या बढ़ गया? डीएनए। क्या बढ़ गया? डीएनए। तो इसके बाद क्या हुआ? एक अन्य वैज्ञानिक आया, उनका नाम था कार्लसबर्ग। क्या नाम था दोस्तों? कार्लसबर्ग। तो दोस्तों कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने सर्वप्रथम डीएनए का अवलोकन किया। सर्वप्रथम उन्होंने डीएनए को देखा कि डीएनए किस प्रकार का होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि डीएनए की खोज किसने की, तो दोस्तों डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक। डीएनए की खोज किसने किया? वाटसन और क्रिक ने किया। लेकिन डीएनए का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया, अर्थात डीएनए को सर्वप्रथम देखा किसने? तो दोस्तों डीएनए को सर्वप्रथम कार्लसबर्ग ने देखा और डीएनए की खोज सर्वप्रथम वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की। अब फिर इसके अंदर दोस्तों डीएनए के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना पाई गई जिसे कहा गया न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा गया? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा गया दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के अंदर जीन, जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड। दोस्तों ये क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र है दोस्तों। और आपका ये क्या है? डीएनए है। और डीएनए के अंदर फिर ये क्या पाया गया? जीन। और जीन के अंदर ये क्या पाया गया? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। डीएनए जीन लगभग दोस्तों एक है, लेकिन किसी किसी किताब में अलग अलग लिखा है। न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। दोस्तों ये जो लाइन की तरह की संरचना है इसे क्या कहा गया? न्यूक्लियोटाइड कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया? न्यूक्लियोटाइड। तो एक बार दोस्तों हम फिर से दोहराते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की? तो दोस्तों केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक के अंदर क्या पाया गया? केंद्रक के अंदर दोस्तों क्रोमोसोम पाए गए। तो क्रोमोसोम की खोज पूछेगा किसने की? तो क्रोमोसोम की खोज दोस्तों वाल्डेयर ने की। फिर इसके बाद क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया गया? डीएनए पाया गया। अब पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन कि डीएनए को सर्वप्रथम किसने देखा? डीएनए का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया? तो दोस्तों डीएनए का सर्वप्रथम अवलोकन कार्लसबर्ग ने किया। फिर इसके बाद पूछा जाएगा डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो दोस्तों डीएनए की खोज सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की। डीएनए के अंदर दोस्तों जीन पाया जाएगा और जीन के अंदर आपका न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा। और दोस्तों ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इन्हीं के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि अगली पीढ़ी में किस प्रकार के गुण आने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। डीएनए के एक फेरा में न्यूक्लियोटाइड की लंबाई दोस्तों 10 होती है। डीएनए के एक फेरा में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और डीएनए के एक फेरा की लंबाई 38 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के एक फेरा की लंबाई दोस्तों कितनी होती है? 38 एंगस्ट्रॉम होती है। तो दोस्तों डीएनए का जो एक फेरा यहां से यहां तक का है इसकी लंबाई कितनी है? 38 एंगस्ट्रॉम है। और कितने डीएनए हैं? कितने न्यूक्लियोटाइड हैं दोस्तों? इसमें 10 ठो न्यूक्लियोटाइड हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 10 ठो न्यूक्लियोटाइड हैं। तो 38 में दोस्तों अगर हम 38 में 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.8। यानी एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.8 एंगस्ट्रॉम है। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी दोस्तों 3.8 एंगस्ट्रॉम है। और डीएनए के एक फेरा की लंबाई 38 एंगस्ट्रॉम है। कितने एंगस्ट्रॉम है? 38 एंगस्ट्रॉम है। तो दोस्तों ये है पूरा क्रोमोसोम और डीएनए का स्ट्रक्चर। प्लीज आप लोग जो है इसको बना लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और आप लोगों से दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो हम फिगर वगैरह बनवाते हैं इसको बढ़िया विधिवत बनाया कीजिए। अब बना बना के बढ़िया नोट्स बनाइए। जो पार्ट लिखा हो, जो पार्ट बना हो, उस पार्ट के सामने उसका नाम लिखिए। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। गारंटी है रेलवे तक में एक भी क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। तो अग्निवीर क्या चीज है?
आइए दोस्तों देखते हैं क्रोमोसोम। हेडिंग ऊपर लिख देते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अब ब्रैकेट में गुणसूत्र। गुणसूत्र क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज। क्रोमोसोम की खोज सर्वप्रथम वाल्डेयर ने की। दोस्तों क्रोमोसोम की खोज सर्वप्रथम वाल्डेयर ने की। क्रोमोसोम के अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया? तो दोस्तों डीएनए का सर्वप्रथम अवलोकन कार्लसबर्ग ने किया। डीएनए का सर्वप्रथम अवलोकन कार्लसबर्ग ने किया। दोस्तों डीएनए का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया? तो डीएनए का सर्वप्रथम अवलोकन कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डीएनए की खोज। डीएनए की खोज। तो दोस्तों डीएनए की खोज सर्वप्रथम वाटसन एंड क्रिक ने की। दोस्तों डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो डीएनए की खोज दोस्तों वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की। अब दोस्तों डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन। तो जीन की खोज दोस्तों किसने की? तो दोस्तों जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। जासे जीन जासे जोहानसन। तो जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की। जीन की खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने की। दोस्तों जीन की खोज सर्वप्रथम किसने की? जोहानसन। जीन की खोज जोहानसन ने की। फिर इसके बाद दोस्तों इसी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जीन संश्लेषण किसने किया? सर्वप्रथम जीन संश्लेषण किसने किया? तो दोस्तों सर्वप्रथम जीन संश्लेषण भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया। सर्वप्रथम जीन संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। दोस्तों सर्वप्रथम जीन संश्लेषण किसने किया? तो दोस्तों सर्वप्रथम जीन संश्लेषण भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया। दोस्तों बोर्ड काफी भर गया है। 1 मिनट के लिए हम कैमरा के सामने से साइड हो रहे हैं। प्लीज आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इस डेटा को मिटाने जा रहे हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
दोस्तों संश्लेषण शब्द का जो प्रयोग किया गया है यहाँ पर, संश्लेषण शब्द का अर्थ समझते हैं कि संश्लेषण होता क्या है, जीन संश्लेषण क्या होता है। दोस्तों जीन संश्लेषण का मतलब होता है जीन में परिवर्तन करना, जीन में परिवर्तन करना। दोस्तों मानव जीन में परिवर्तन करने पर रोक है, मानव जीन के संश्लेषण पर रोक है, भारत सरकार ने रोक लगा दी है। दोस्तों रोक लगाने का मुख्यतः कारण यह है कि मानव के जीन में परिवर्तन करके एक अजीब तरह का मानव भी तैयार किया जा सकता है जो कि समाज के लिए घातक हो सकता है, जो कि समाज के लिए घातक हो सकता है। जैसे कि पता चला कि यह आपका क्रोमोसोम है, क्या है दोस्तों, क्रोमोसोम है, ये ठीक से नहीं बना है। दोस्तों ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर जीन, और जीन के अंदर दोस्तों न्यूक्लियोटाइड, जीन के अंदर दोस्तों न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और दोस्तों ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इन्हीं में पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, पूरा एकदम सब कुछ, आगे आने वाली पीढ़ी में कौन कौन से गुण होंगे, कौन कौन से अंग होंगे, पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचना इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स में होती है। अब पता चला मानव की कोई कोशिका लिया, अब कोशिका लेने के बाद क्या किया, गए न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से क्या निकाला, क्रोमोसोम निकाला, क्रोमोसोम के अंदर क्या देखा, डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, और जीन के अंदर दोस्तों न्यूक्लियोटाइड। अब पता चला कि एक तो न्यूक्लियोटाइड निकाला, पता चला ये न्यूक्लियोटाइड है बाल वाला, एक न्यूक्लियोटाइड निकाल लिया, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे बाल होंगे, कितने लंबे बाल होंगे, कितने घने बाल होंगे, पूरा न्यूक्लियोटाइड निकाल के फेंक दिया। और एक ठो ले लिया बैल की कोशिका। अब बैल की कोशिका के अंदर क्या किया कि न्यूक्लियस निकाला, न्यूक्लियस के अंदर से क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर से डीएनए, और डीएनए के अंदर से जीन, जीन के अंदर से न्यूक्लियोटाइड निकाला। और न्यूक्लियोटाइड निकालने के बाद उसमें न्यूक्लियोटाइड को देखा कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड इसमें सींग वाला है। अब पता चला बैल का सींग वाला न्यूक्लियोटाइड मानव के न्यूक्लियोटाइड में जोड़ दिया, डीएनए में जोड़ दिया। अब पता चला आगे आने वाली पीढ़ी जो आ रही उसमें दो ठो बैल की तरह के बढ़िया सींग निकल रहे हैं। अब पता चला आदमी देख के डर जाएगा, कहेगा अरे अलग से जिन्न की प्रजाति कहाँ से चल गई, जिन्न कहाँ से पैदा हो गए। तो दोस्तों अजीबोगरीब प्रकार के मानव जीन में परिवर्तन करके बनाए जा सकते हैं, इसी वजह से जीन परिवर्तन पर सख्त रोक है। दोस्तों आप लोग जो है क्रिस 3 वगैरह मूवी देखे होंगे, इसमें क्या है, जीन संश्लेषण पर वर्क दिखाया गया है कि जीन संश्लेषण किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जो पादप होते हैं, पादप में जीन संश्लेषण पर, जीन परिवर्तित करने पर कोई रोक नहीं है। जैसे दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि ये जो करैली आती, पहले करैली आती थी एक छोटी वाली, जिसे वन करैली कहा जाता था। वन करैली के बाद फिर करैला हुआ, अब बहुत लंबा वाला करैला एक आ रहा है। दोस्तों उसमें क्या किया गया, उसमें उसकी कोशिका को खोजा गया, कोशिका के अंदर क्या निकाला गया, न्यूक्लियोटाइड, और उसमें क्या किया गया कि एक तो न्यूक्लियोटाइड निकाल के फेंक दिया और लौकी का एक लंबाई वाला न्यूक्लियोटाइड लाके जोड़ दिया। अब पता चला आगे आने वाली प्रजाति में लंबाई का लौकी की हो गई और बाकी सारे करेले के गुण हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से जीन संश्लेषण करके फलों इत्यादि, फलों में, पेड़ों में बहुत ज्यादा विविधताएं की जा रही हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग जीन संश्लेषण समझ गए होंगे। अगर आप लोग बनाना चाहें तो इसको बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ें। इसके बाद दोस्तों क्या बताए थे कि डीएनए के एक फेरा की लंबाई कितनी होती है, 38 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के एक फेरा की लंबाई
38 एंगस्ट्रॉम होती है। दोस्तों डीएनए के एक फेरा की लंबाई 38 एंगस्ट्रॉम होती है और दोस्तों डीएनए के एक फेरा में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं दोस्तों? 10 न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के एक फेरा में, डीएनए के एक फेरा में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। दस न्यूक्लियोटाइड होते हैं। दोस्तों डीएनए के एक फेरा में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो दोस्तों एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.8 एंगस्ट्रॉम होती है। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.8 एंगस्ट्रॉम होती है। दोस्तों एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.8 एंगस्ट्रॉम होती है। दोस्तों बोर्ड काफी भर गया है, प्लीज आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, कैसे कैसे डीएनए बनता है। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब दोस्तों हम इस डेटा को मिटाकर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों डीएनए जो होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है दोस्तों? डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो दोस्तों डीएनए जो होता है इसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, डीएनए में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों डीएनए में न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों लिखते हैं कि डीएनए जो होती है दोस्तों, ये किसकी श्रृंखला होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। किसकी श्रृंखला होती है दोस्तों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। दोस्तों अगर साइंस में मोनो शब्द आ रहा है, अगर साइंस में मोनो शब्द आ रहा है, तो मोनो शब्द को समझना है कि किसी एक चीज की बात की जा रही है। अगर साइंस में मोनो शब्द आ रहा है तो वहां पर यह समझना है कि किसी एक चीज की बात की जा रही है। और दोस्तों अगर साइंस में डाई शब्द आ रहा है तो ये समझना है दो चीजों की बात की जा रही है। दोस्तों अगर साइंस में पॉली शब्द आ रहा है, अगर साइंस में पॉली शब्द आ रहा है तो ये समझना है कि दो से अधिक चीजों की बात की जा रही है। तो दोस्तों डीएनए जो होता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक सीरीज है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है मिलकर वो क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखना है ऊपर यहां पर डीएनए, डीएनए।
फिर डीएनए के बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। सबसे पहले डीएनए के बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बाद दोस्तों न्यूक्लियोसाइड। दोस्तों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है ये न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में टूटता है। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में टूटता है। दोस्तों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला काहे में टूटेगी? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में। दोस्तों फास्फेट जो होता है ये अकेला ही रहता है। अगर दोस्तों पूछा जाए कि डीएनए के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो दोस्तों डीएनए के अंदर फास्फोरस तत्व पाया जाएगा। कौन सा तत्व पाया जाएगा? फास्फोरस तत्व पाया जाएगा। और दोस्तों अगर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि डीएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों डीएनए में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों इसके बाद न्यूक्लियोसाइड जो है ये फिर से दो भागों में टूटता है, नाइट्रोजन बेस और शुगर। नाइट्रोजन बेस और शुगर, नाइट्रोजन बेस और शुगर। दोस्तों न्यूक्लियोसाइड जो है वो दो भागों में टूटता है, नाइट्रोजन बेस और शुगर। दोस्तों शुगर फिर से दो भागों में टूटता है। शुगर जो होता है ये फिर से दो भागों में टूटता है, डाईऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। कौन कौन सा? डाईऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। ऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। दोस्तों शुगर जो है वो दो भागों में टूटता है, डाईऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। फिर इसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन बेस फिर से दो भागों में टूटता है। नाइट्रोजन बेस फिर से दो भागों में टूटता है। दोस्तों नाइट्रोजन बेस टूटता है प्यूरीन और पाइरेडेमीन में। काहे में टूटता है? प्यूरीन और पाइरेडेमीन में। प्यूरीन और पाइरेडमीन में। प्यूरीन और पाइरेडमीन। दोस्तों नाइट्रोजन बेस जो है ये प्यूरीन और पाइरेडमीन में टूटता है। इसके बाद दोस्तों प्यूरीन और पाइरेडमीन भी दो दो भागों में टूटते हैं। दोस्तों प्यूरीन जो होता है वो एडेनिन और ग्वानिन में टूटता है। एडेनिन और ग्वानिन में टूटता है। एडेनिन और ग्वानिन में टूटता है। और दोस्तों जो पाइरेडमीन होता है ये थाइमिन और साइटोसिन में टूटता है। काहे में टूटता है? थाइमिन और साइटोसिन। थाइमिन और साइटोसिन। थाइमिन और साइटोसिन। तो दोस्तों ये जो है डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। सबसे पहले डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना रहे हैं? डीएनए बना रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला किसमें टूट रहे? न्यूक्लियोसाइड में और फास्फेट में। काहे में टूट रहा है? न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट में। दोस्तों अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ रहा है डीएनए में कौन सा अम्ल, तो दोस्तों डीएनए में न्यूक्लिक अम्ल। और अगर दोस्तों पेपर में पूछ रहा है क्वेश्चन कि डीएनए में कौन सा तत्व, तो दोस्तों डीएनए में फास्फेट तत्व। कौन सा तत्व? फास्फेट तत्व। फिर इसके बाद दोस्तों जो न्यूक्लियोसाइड श्रृंखला है ये शुगर और नाइट्रोजन बेस में टूट रही है। काहे में टूट रही है? शुगर और नाइट्रोजन बेस। फिर इसके बाद दोस्तों शुगर कितने भाग में टूटा? दो भाग में टूटा, डाईऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर। फिर इसके बाद दोस्तों नाइट्रोजन बेस काहे में टूटा?
प्यूरिन और पाइरेडमीन में। काहे में टूटेगा दोस्तों? प्यूरिन और पाइरेडमीन में। प्यूरिन दोस्तों फिर से दो भाग में टूटा, एडेनिन और ग्वानिन। कौन कौन से? एडेनिन और ग्वानिन दोस्तों। इसके बाद जो पाइरेडमीन है वो फिर से दो भाग में टूटा, थायमीन और साइटोसिन। दोस्तों वीडियो काफी लंबा बन रहा है, हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। और प्लीज आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से प्रॉपर नोट्स बनाइए। गारंटी ले रहे हैं, एकदम गारंटी। एक भी